खुशबू का एहसास जगाए, आपकी सुंदरता और यौवन को और भी निखारे, इतना कि उनकी निगाहें आपसे हट ना पाए। एरो मैजिक सोप्स। करेक्ट, वेरी नाइस सना, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। कांट बिलीव कि वन टेक में ओके हो जाएगा। कीप इट अप। थैंक यू सर। मैं शॉट देख सकती हूँ? या श्योर। अरे प्लेबैक। सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा? है ना बिल्कुल सरप्राइजिंग। अब मेरे साथ साथ तुम भी पॉपुलर हो जाओगी। हाँ, इस फिल्म से मेरी बदनामी जरूर होगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। अगर कल सुबह तक तुमने पुलिस को जाके सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। हेलो, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तू इतना छिछोरा निकलेगा। मैं तो तुझसे प्यार करने लगी थी, लेकिन अब तू भी मेरे लिए बाकी मर्दों की तरह है। मैं भी तेरे से प्यार करता हूँ सना, और किसी भी के लिए तेरे को जाने नहीं दूंगा। इधर आके साइड में लगाइए। बस। हेलो, हेड कांस्टेबल शिवराम वाकचौरे बोलते हैं। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। किससे खतरा है आपको? हेलो सर, आप मर के मनोर बंगलो पर आ जाइए। क्या नाम है आपका? हेलो हेलो, भैया चलिए। लड़की यहीं कहीं होगी, एक एक कमरा चेक करो। सर कोई नहीं है। शिवराम, लड़की ने यही बंगलो बताया था ना? यही मनोर बंगलो ही बताया था सर। सर मैं पता करता हूँ कि वो फोन कहाँ से किया गया था और ये बंगला किसके नाम पर है। लेट्स गो। एक फेमस मॉडल बनने की चाह रखने वाली सना की आंखों में उसके बड़े सपनों की चमक और दुनिया जीत लेने का जुनून होना चाहिए था, लेकिन यहां अगर उसकी आंखों में कुछ था तो वो था गुस्सा, दर्द और डर। ये तीनों भाव लेकर सना मनोर बंगलो के लिए निकली। रास्ते में उसने पुलिस को फोन किया और आगाह किया एक खतरे के बारे में। खतरा उसकी जान को था। इस केस में सना का व्यक्तित्व अपने आप में एक पहेली था। ये तो जाहिर था कि वो जूझ रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में चल रही उधेड़-बुन की वजह क्या उसकी प्रोफेशनल लाइफ थी या पर्सनल लाइफ या फिर दोनों?
सर मैंने पता किया, उस लड़की ने हमें एक पीसीओ से फ़ोन किया था। पवार, उस लड़की ने हमें पीसीओ से फोन किया, अपने सेल फोन से नहीं। कहीं उसका सेल फोन कोई टैप तो नहीं कर रहा था? और फिर उसने हमें मलाड़ के मड इलाके में आने को कहा। ये माजरा क्या है? अगर उसकी जान को खतरा था तो वो मड गई क्यों? कहीं उसकी कोई मजबूरी तो नहीं थी? इस बंगलों के मालिक का पता चला? ये बंगला धवन ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पर है। वो लोग इसे गेस्ट हाउस की तरह यूज़ करते हैं। सर, ये संजय प्रधान जी है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट धवन ग्रुप ऑफ कंपनी से। ये कुछ रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं। सर, मेरी बेटी सना कल सुबह घर से निकली है, वो अब तक घर लौटी नहीं है सर। वो मेरी कंपनी के एक प्रोडक्ट का ऐड था, मैंने उन लोगों से कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि वो बहुत पहले ही निकल चुकी है। संजय जी, मुझे लगता है आपकी बेटी वहां से 6 बजे के आसपास निकली होगी। करीबन 5:45 के आसपास। आपको कैसे पता सर? क्योंकि हमारे पास 6:15 बजे एक कॉल आया था। कॉल करने वाली एक लड़की ही थी। उसने हमें बताया कि उसकी जान को खतरा है और उसने हमें आपकी कंपनी के गेस्ट हाउस में बुलाया, लेकिन हमारे वहां जाने पर हमें कोई मिला नहीं। मेरी बेटी को जान का खतरा? किससे? प्लीज सर, उसे ढूंढिए जल्दी, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। ऐसा कोई था जिसकी सना से बनती नहीं थी, या फिर सना के अतीत की कोई ऐसी घटना जो उसका आज बनकर सामने आई हो? सर, तकरीबन 12 साल पहले सना की माँ का और मेरा डिवोर्स हो गया। तब से सना का पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा तो मैं ही उठा रहा था, लेकिन 6 साल बाद जब सना कॉलेज जाने लगी तो उसके खर्चे उठाना उसकी माँ के लिए मुश्किल हो गया। तो सना मेरे पास वापस आ गई। सना को मॉडलिंग का शौक था, एक्टिंग करना पसंद था। तो सर, मैंने मेरी कंपनी में बात करके मेरी कंपनी के 1-2 प्रोडक्ट्स के ऐड उसे दिलवा दिए। उसके बाद उसे मार्केट से काफ़ी सारे ऑफर्स भी आने लगे थे। वैसे तो उसका ये शौक मुझे पसंद नहीं था, लेकिन सर मैं सना की आज़ादी नहीं ख़त्म करना चाहता था। आप हमें सना का सेल नंबर दे दीजिए, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ है और किस हालत में है। कोई ऐसा है जिस पर आपको शक हो? सना की उसके एड फिल्म के डायरेक्टर के साथ काफ़ी दोस्ती थी। उसका नाम ये नीरज ठक्कर करके है। ये आम दोस्ती नहीं थी। मैंने सना को वार्न किया था कि ये नीरज ठक्कर से थोड़ा दूर रहो। You have called is currently switched off. Please try again later. ये लड़की भी कितनी गैर जिम्मेदार है, पता नहीं अपना फोन कहाँ रख दिया। अरे यार, ये क्या लाइन लिखा है यार ये राइटर ने? पागल है क्या राइटर ये? एक काम करो, तुम स्क्रिप्ट भूल जाओ, जैसे मैंने समझाया बस वही करो। ओके, गॉट इट? यार इस राइटर को कोई फोन करो और 4 गाली दो मेरी तरफ से। पता नहीं कहाँ से उठ के राइटर बन जाते हैं लोग। अरे यार, तू क्या मेरे मुंह पे लाइट मार रहा है? आर्टिस्ट वहां है मेरे भाई। क्या पनौती दिन है यार। हाँ डायरेक्टर साहब, सही कहा आपने। कई बार ये शूटिंग वगैरह हो जाती है पनौती। लीजिए ना सर। ठक्कर, मैं यहाँ ठंडा पीने नहीं, कुछ गर्म सवाल पूछना है। परसों के शूट के बाद से सना गायब है, माजरा क्या है? मुझे पता चला है तू उसका बड़ा खास दोस्त है, तो उसके बारे में बहुत कुछ जानता होगा। मुझे नहीं पता सर एक्चुअली। तुम लोगों को तो सिर्फ उतना ही पता होता है जितना तुम्हारे राइटर स्क्रिप्ट में लिख के भेजते हैं, पर ठक्कर, वो रियल लाइफ है और ये रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में राइटर्स भी हम हैं और डायरेक्टर भी हम हैं, और ज़रूरत पड़ने पर एक्शन भी अच्छा कर लेते हैं। मुझे पता चला कि परसों वैनिटी में तेरा और सना का बहुत झगड़ा हुआ था। इतना बड़ा झगड़ा हुआ था कि आवाज़ बाहर तक सुनी गई। सर देखिए, ये सच है कि मैं और सना एक दूसरे को पसंद करते हैं। एट द सेम टाइम ये भी सच है कि हम दोनों के बीच में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आई मीन, सना बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही है। 3-3, 4-4 दिनों तक फ़ोन ऑफ कर लेती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। पिछले हफ्ते वो 3 दिनों के लिए पता नहीं कहाँ चली गई थी और फ़ोन भी ऑफ कर लिया था, और इसी वजह से हमारा झगड़ा हुआ था। तुम थी कहाँ इतनी दिनों तक सना? तुम्हारा फ़ोन बंद है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
हो गई मुझसे गलती कि तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पे मर मिटा मैं। अगली बार किसी भी खूबसूरत चेहरे या उसकी मदहोश कर देने वाली मुस्कुराहट के पीछे मत जाना। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कई राज दफन है। देख ठक्कर, अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ ना कि सना के गायब होने का सीन तूने लिखा है, तो याद रखना हमें पैकअप बोलने में देर नहीं लगती। सर सना का यह नंबर लास्ट मलाड क्रीक के पास एक्टिवेट था। कुछ 6:45 के आसपास उसकी लास्ट लोकेशन मड जेट्टी से मनोरी के बीच में थी। और सर जो लोकेशन इस फोन डिटेल्स में शो हो रही है, उस लोकेशन पे सिर्फ मड जेट्टी की ही बोट चलती हैं। सर पक्का ये मोबाइल उस समुद्र में फेंका गया होगा। एक काम करो, फौरन मड जेट्टी जाओ, पता करो 6:45 के आसपास वहां से कौन सी बोट खुलती है और सारे पुलिस स्टेशन में सना का फोटो सर्कुलेट करवाओ। सर एक बात और, सना जिस दिन गायब हुई थी उस दिन उसके नंबर पे 2 फोन कॉल्स आए। सर ये नंबर बड़े अजीब है। ये देखिए सर, 1000545 और सर ये दूसरा 1000854। सर ऐसे नंबर अक्सर तब आते हैं जब कॉल इंटरनेट से की गई है। सर मैंने यह नंबर ट्रेस करने के लिए भेज दिए हैं, बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट हमारे पास होगी और आईपी एड्रेस और बाकी की डिटेल्स आने के बाद हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से ये कॉल्स हुए थे। पवार, ये दोनों कॉल्स 5 और 6 के बीच में किए गए हैं और इसी दौरान सना अपना शूट छोड़कर चली गई। 6:15 बजे हमें वो पब्लिक बूथ से फ़ोन करती है कि उसकी जान को खतरा है और उसके आधे घंटे के बाद उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। मड जेट्टी से इस बंगलों की दूरी मुश्किल से 15 मिनट है। आई एम श्योर इन दोनों नंबर्स का उसके गायब होने के साथ कोई ना कोई संबंध है। सर हमारी टेक्निकल टीम ने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, पर यह किसी साइबर एक्सपर्ट का काम लगता है। उस नंबर को बहुत से आईपी एड्रेस से बाउंस किया गया है, जिसकी वजह से उसे ट्रेस कर पाना मुश्किल है। ठीक है, पवार ठक्कर के भी कॉल रिकॉर्ड चेक करो। ठक्कर और सना का अफेयर चल रहा है, हो सकता है इन दोनों के बीच कुछ हुआ हो। और मड जेट्टी से कुछ पता चला? नहीं सर, वहाँ हर 5 मिनट में 3 से 4 बोट खुलती हैं और इतने लोग होते हैं कि उनसे कुछ भी पता कर पाना मुश्किल है। इंस्पेक्टर साहब, मैं हैरान हूं कि सना ने हमारी कंपनी के गेस्ट हाउस का नाम लिया है। देखिए क्या है कि हमारी कंपनी की रोज मीटिंग्स होती हैं और हमारे काफ़ी क्लाइंट्स मुंबई में बाहर से आते हैं, इसलिए उनके रहने के लिए हमने काफ़ी बंगलोज खरीद रखे हैं जो कि कंपनी के नाम पर है और जो सिर्फ कंपनी के काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस बंगलो के बारे में आप बता रहे हैं वो थोड़ा दूर है, इसलिए हम अपने मेहमानों को वहाँ थोड़ा कम ही भेजते हैं। सना इनकी बेटी भी है और हमारे कुछ प्रोडक्ट्स का चेहरा भी, इसलिए हमने वो बंगलो सना को अलाउ कर दिया है। वो अक्सर वहाँ जाती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टियां भी करती है। सना केवल इनकी नहीं, मेरी भी बेटी जैसी है। मैं चाहता हूं कि आप उसे जल्द से जल्द ढूंढें। मुझे पता है तूने सना के साथ क्या किया है। मैंने उस दिन तुझे सना के साथ देखा था। मैं चाहूँ तो ये सब पुलिस को बता सकता हूँ, पर अगर तू चाहे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। सर ये रही ठक्कर के सेल फोन के लोकेशंस की डिटेल्स।
ये भी उसी दिन वहीं था जहां पर सना थी। ये ठक्कर ही हर ताले की चाबी है पवार, और इतना सबूत काफी है उसे उठाने के लिए। शिवराम यहाँ देखो। ठक्कर की मौत पुलिस के लिए एक डेड एंड था, क्योंकि पुलिस के शक की सुई ठक्कर पर थी, और क्यों ना होती। जिस दिन सना गायब हुई उस दिन ठक्कर का फोन मनोर बंगलो पर एक्टिव था, लेकिन पुलिस को दिए अपने स्टेटमेंट ने ठक्कर ने पूरा सच नहीं बोला। या तो वो जानता था कि सना कहां है, या फिर सना के गायब होने का कारण उसे मालूम था। उस दिन ठक्कर ने मनोर बंगलो में सना को किसके साथ देखा था जिसके बारे में उसने पुलिस को नहीं बताया था, या फिर इस सब के पीछे उसका अपना कोई स्वार्थ था। ये सारे राज ठक्कर के कत्ल के साथ ही दफन हो गए। सच कहा था सना ने कि कई बार खूबसूरत चेहरे और मदहोश कर देने वाली मुस्कुराहट के पीछे कई राज छिपे होते हैं, और यकीनन सना ने भी अपने खूबसूरत चेहरे के पीछे कई ऐसे बदसूरत राज छिपाकर रखे थे जो उसकी गुमशुदगी का कारण बन गए थे। शुरुआती जांच में सीधा साधा दिखने वाला सना मिसिंग केस अब उसके प्रेमी ठक्कर मर्डर केस में तब्दील हो गया था। इसलिए पुलिस ने सना और ठक्कर की जिंदगी से जुड़े हर पन्ने को खोलना शुरू किया। सना काम में बहुत अनप्रोफेशनल थी। अक्सर ऑडिशंस के लिए लेट पहुंचना, मीटिंग्स कैंसिल करना, चलते हुए शूट से चले जाना, यहाँ तक कि इतने साल पुराने बॉयफ्रेंड आकाश के लिए वो अब भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। हटो यहाँ से। क्या हो रहा है सब? हो क्या रहा है यहाँ पे? ये तुम्हें छू कैसे सकती है? कैसे छू सकती हो? बाद में बात करते हैं। आकाश से सबसे बात करने के बाद तुम मुझको छू कैसे रही हो? क्या करने वाले हो तुम मुझको? एक्चुअली आकाश और सना एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे। वो सना का एक्स बॉयफ्रेंड था। ये सना के एक्स बॉयफ्रेंड आकाश का नंबर होगा आपके पास? जी हाँ सर, ठक्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। मौत के समय वो काफी नशे में था, जिसकी वजह से वो अपनी जान बचाने की ज्यादा कोशिश भी नहीं कर सका, और किसी ने उसको गला दबाकर उसे मार डाला। तो सर, उसकी कॉल डिटेल्स भी आ गई है। उसका आखिरी कॉल आकाश को था, मॉडल आकाश। ये वही लड़का है जिसको लेकर सना काफी पजेसिव थी। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि कभी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। आकाश, ऐसे कुछ डायलॉग तुझे सना को भी बोलने चाहिए थे, तो शायद सचमुच वो दूर ना जाती। क्या 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 हुआ सर? क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो तू हमें बताएगा। हाँ सर, मुझे ठक्कर का फोन आया था। हम दोनों एक दूसरे को सना के थ्रू ही जानते हैं सर। उसने मुझे इसलिए फ़ोन किया था कि उसे सना की माँ का नंबर चाहिए था, तो मैंने उसे दे दिया। सर, मेरी बेटी का फ़ोन परसों शाम से स्विच ऑफ है। परसों शाम? और आप आज कंप्लेन करने आएंगे? सर, मेरी बेटी एक मॉडल है और वो मेरे पास भी नहीं रहती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो, अक्सर होता है ऐसा, पर इस बार ही कुछ अजीब सा ही लग रहा है। आपकी बेटी का नाम क्या है? तेरा और सना का क्या चल रहा है? एक ऐड के शूट पे तेरी वजह से सना का झगड़ा हुआ था, तो अभी भी सना के साथ है? नहीं सर, वो सर हम कॉलेज में साथ में थे, तभी कुछ वक्त के लिए रिलेशनशिप में थे सर। उसे तब से ही एक बड़ी मॉडल बनना था सर। उसकी माँ एक फ़्लाइट अटेंडेंट थी सर, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी नौकरी चली गई, तो बड़ी मुश्किल से उनको सर बसर कर रहे थे लोग। उसकी माँ कहाँ रहती? सर, किसी ने भी उन्हें ये नहीं बताया कि उनकी बेटी लापता है? नहीं सर, उन्हें लगा कि हर बार की तरह इस बार भी उनकी बेटी का फ़ोन 2-3 दिन में ऑन हो जाएगा। पवार, एक काम करो, फिलहाल इसे आकाश को जाने दो, लेकिन इस पर नजर रखना। इसके आसपास के लोगों से पता करो ये आदमी कैसा है और इसकी आदतें कैसी। सर, टुडे आई एम गोइंग टू मेक ए बिग अनाउंसमेंट। प्लीज वेलकम मिस्टर संजय, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नए मेंबर। संजय, ये ओहदा तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की वजह से मिला है। खुश तो हो? सर, जिसकी बेटी इतने दिन से लापता हो, वो किसी भी हालत में खुश कैसे हो सकता है? लेकिन आई एम थैंकफुल टू यू सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी। जिस दिन सना लापता हुई उस दिन आप कहाँ थी? उस दिन एक लंबा चौड़ा आदमी आया था, मेरी सना से बात भी कराई फोन पर।
मैंने उससे पूछा कि वो कैसी है, मुझसे मिलने कब आ रही है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बस इतना ही कह के उसने फोन रख दिया और वो आदमी भी चला गया। प्लीज आप मेरे बच्चे को कहीं से भी ढूंढ के ला दीजिए, इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। सर आखिर ये आदमी होगा कौन जो सना की जगह उसकी मां से मिलने आया? नहीं बवाल, मुझे नहीं लगता ये शख्स वहां सिर्फ मिलने गया था। ये शख्स वहां इसलिए गया था ताकि सना को बता सके कि उसकी मां उसके कब्जे में है, जिसकी वजह से सना मजबूर हुई और उस बंगलों तक गई। मुझे लगता है हमें संजय जी से मिलकर एक बार आकाश और इस रहस्यमयी आदमी के बारे में बात करनी चाहिए। सर मेरी बेटी का कुछ पता चला? संजय जी, अभी तक हमें लग रहा था कि सना के लापता होने के पीछे ठक्कर का हाथ है, लेकिन ठक्कर की मौत ने इस गुत्थी को और उलझा दिया है। हम इस मामले में आपके पूरे परिवार आपके माता पिता से बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी बुलाता हूँ। नमस्ते, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता चला है कि सना की माँ को सना के लापता होने के बारे में पता ही नहीं था, और जब सना आप लोगों के साथ रहने आई थी कुछ ही दिनों के बाद लौट गई थी, जिसकी वजह उसने किसी को नहीं बताई। आप वो वजह हमें बता सकते हैं? दरअसल वो अपने पिता से गुस्सा थी और सब कुछ अपने बलबूते पर करना चाहती थी, इसने उसे अपनी कंपनी का ऐड अपनी सिफारिश से दिलवा दिया। तो फिर आप लोग उसे वापस कैसे लेके आए? मैंने उसे समझाया कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके पिता की सिफारिश से नहीं बल्कि अपने बलबूते पर हुआ है। आप आकाश के बारे में जानते हैं? उसके कॉलेज का दोस्त? हाँ, यही वो लड़का है जिसने हमारी बच्ची को बिगाड़ा। इसने ही हमारी बच्ची के दिमाग में मॉडलिंग और एक्टिंग का कीड़ा डाला है। संजय जी, क्या आपको लगता है कि सना के लापता होने के पीछे आकाश का हाथ हो सकता है? क्या आपके पास अभी तक कोई ऐसा फोन या मैसेज आया है फिरौती के लिए? देखिए, हमसे कुछ भी छुपाकर किसी गुनाहगार को पनाह मत दीजिए, ना तो वो लोग आपकी बेटी लौटाएंगे और आपका सारा पैसा भी ले जाएंगे। काश ऐसा कोई फिरौती के लिए सही फोन आता, कम से कम सना से मेरी बात तो होती। वह दुनिया की सारी दौलत उसे दे देता, और ऐसा कोई फोन नहीं आया साहब, ना कोई कॉल आया ना कोई मैसेज। सर मैंने हर जगह चेक किया, जब से आकाश यहाँ से गया तब से वो डर के मारे अंडरग्राउंड हो गया, उसका फोन भी तभी से स्विच ऑफ है। कॉल डिटेल्स के लिए मैंने बोल दिया है। इसका मतलब इस सब के पीछे आकाश का ही हाथ है। स्ट्रगलिंग एक्टर है, करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा, और इन एक्टर्स के खर्चे बहुत होते हैं। कहीं इन खर्चों को पूरा करने के लिए तो उसने सना को किडनैप नहीं किया, और हमारी पूछताछ के बाद वो और डर गया होगा। हेलो, ओके ठीक है सर। आकाश के फ़ोन की डिटेल्स आ चुकी है। कल रात करीब 1 बजे के आसपास उसका फ़ोन ऑन हुआ था, और लास्ट लोकेशन थी मनोर बंगलो, जिसके बाद सना की तरह वो भी वहां से गायब हो गया। पति पत्नी के बीच में चाहे कितनी भी कड़वाहट क्यों ना आ जाए, लेकिन औलाद की एक आह रूठे हुए माता पिता को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन यहां तो संजय ने सुचित्रा को सना की गुमशुदगी की भनक तक नहीं लगने दी थी। शायद इस केस में सना के साथ साथ रिश्तों में भावनाएं भी गुम थी। दूसरी तरफ मनोर बंगलो अपने आप में एक पहेली बनता जा रहा था। सना मनोर बंगले की तरफ जाती है और फिर लौटकर कभी वापस नहीं आती। ठक्कर मनोर बंगलो जाता है, वहां सना को किसी के साथ देखता है, और उसकी मौत के साथ मनोर बंगलो का राज वहीं गुम हो जाता है। सना का भूतपूर्व प्रेमी आकाश भी मनोर बंगलो की अंधेरी दीवारों के पीछे जाता है, और उसके साथ भी एक घटना घटती है, शायद एक जानलेवा घटना। अगली बार किसी भी खूबसूरत चेहरे
या उसकी मदहोश कर देने वाली मुस्कुराहट के पीछे मत जाना। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कई राज दफन है। पवार सर। पवार हाथ लगाओ, हटाओ इस पेंटिंग को। सना के घर वालों को खबर कर दो। सर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मनोहर के बंगलों के बारे में पता चला, जानकर बहुत दुख हुआ। रजत जी, हमें आपकी कंपनी के उन एम्प्लॉइज के आईडीज चाहिए जिन्हें वो बंगलो इस्तेमाल करने की परमिशन थी। श्योर, मैं अभी अरेंज करवा देता हूँ। रजत जी, उस बंगलो में आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखी हमें। उस फोटो को देखकर लगा कि वो आपकी कंपनी की किसी पार्टी की फोटो है, लेकिन वो फोटो इंडिया की नहीं थी। उस वक्त सना आपके साथ क्या कर रही थी? पेरिस की तस्वीर होगी। देखिए, हमारा प्रोडक्ट पेरिस में भी लॉन्च होने वाला था, और आप तो जानते हैं कि सना हमारे प्रोडक्ट का चेहरा थी, इसीलिए वहाँ उसका होना जरूरी था। लेकिन सना ही क्यों, उस इवेंट में तो हमारी कंपनी के बहुत सारे लोग थे जो कि उस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है रजत जी, शायद हमारी मुलाकात दोबारा होगी। जी। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे की फिक्स है। पवार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सना को तो उसी दिन गला दबाकर मार दिया गया था जिस दिन वो गायब हुई थी, लेकिन रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि उसको मारने से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। बहुत जल्द हमारे पास उस शख्स का डीएनए होगा जिसके साथ सना ने ये संबंध बनाए थे। वहीं आकाश को पहले किसी ने सर पे मारा, ये मार अंदरूनी थी, लेकिन कातिल ने कंफर्म करने के लिए उसका गला दबाया कि वो मर गया है। सर, सना अक्सर गायब रहती थी। ठक्कर उसका बॉयफ्रेंड था और उसके मोबाइल पे इंटरनेट से फ़ोन कॉल्स भी थे, और किसी शख्स ने उसकी माँ से मिलकर उनसे उसकी बात भी कराई थी। क्या ऐसा मुमकिन है सर कि शायद सना को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, इस्तेमाल कर रहा हो उसका, और शायद ये वही शख्स है जो सना की माँ से मिलने आया था? क्यों ना सर हम अब तक इस केस से जुड़े हर शख्स की फ़ोटो सना की माँ को दिखाएं, शायद इनमें से वो किसी को पहचान ले। यही है वो आदमी। कौन? रजत धवन? नहीं नहीं, वो उसके पीछे, वो ये जी। पवार, ये आदमी तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, इसके बारे में फौरन पता लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो कोई भी है रजत धवन का बहुत खास है, इसलिए ठीक उसके पीछे खड़ा है। पवार, मुझे आधे घंटे में ये आदमी पुलिस स्टेशन में चाहिए। सर। बोलता हूँ साहब, मुझे बॉस ने बोला था वहां जाने के लिए, मैं खुद नहीं गया था साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत आदमी पर शक कर रहे हैं। मैंने सना का खून नहीं किया है, मैंने खून। सुशांत भी हमारी हिरासत में है और उसने अपना मुंह खोल दिया है। इतना ही नहीं रजत धवन, हमें तुम पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन हमें तुम्हारे बंगलों के सीक्रेट रूम से तुम्हारे फोटोग्राफ्स मिले थे। हर फोटोग्राफ में तुम सना के साथ थे। तब हमने सना के कॉल रिकॉर्ड्स
और तुम्हारे फॉरेन ट्रिप के कॉल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया, जहां हमें पता चला कि तुम उसके साथ हर फोटोग्राफ्स में नहीं, हर ट्रिप पर, हर पार्टी में, हर रूम में उसके साथ थे। उस होटल का सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, जहां तुम एक साथ ठहरे थे। ये सच है कि मैं और सना होटल्स के रूम में एक साथ रुका करते थे। उसके और मेरे बीच में शारीरिक संबंध भी थे, लेकिन सना का खून मैंने नहीं किया है। तो फिर किसने किया उसका खून? किसने किया? माँ, बाबूजी, जल्दी करो, रात हो रही है, वरना मथुरा की ट्रेन मिस हो जाएगी। मथुरा जाने की कोई जरूरत नहीं है संजय प्रधान, हम खुद तुझे वहां लेके जाएंगे जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये रहे सना की मेडिकल रिपोर्ट्स, जिससे यह साबित होता है कि उसकी मौत से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। बोलेगा ही अपने तरीके से बुलवाऊं, कुछ भी भूलना मत, मुझे पूरी कहानी सुननी है। बोल। सुचित्रा और सना मेरी जिंदगी से दूर जा चुके थे। सना वापस मेरे पास आई। जब वो आई तो काफी बड़ी हो चुकी थी। मुझे सुचित्रा से नफरत थी, उसी की वजह से मुझे दारू की लत लग गई थी। जब सना मेरे साथ थी तो उसी शराब ने मुझे सना में सुचित्रा दिखाना शुरू किया। एक दिन जब मैं घर लौटा तो सना मेरे पास आई। उस दिन उसने मॉडलिंग के लिए पोर्टफोलियो बनाई थी। वो मुझे उसके फोटो दिखा रही थी। उस दिन मैं काफी नशे में घर लौटा था और फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर एक दिन सना मेरा घर छोड़कर चली गई। जाते जाते मैंने उसे धमकाया था कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उसका जिक्र अगर किसी के पास किया तो मैं जान से मार डालूंगा। उसके बाद मेरे पिताजी सुचित्रा के घर गए उसे मनाने के लिए। पापा मेरे साथ वो सब करते हैं जो मुझे आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है। उन्होंने दिन रात मेरा इस्तेमाल किया। मैंने रजत सर के साथ सना की मीटिंग करवा दी। सर, ये मेरी बेटी सना, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। या हाउ आर यू? संजय, आज शाम को मैं और सना एक स्वीट सी कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे। नहीं, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अगर रजत सर ने ये डिनर नहीं किया तो तुम्हारे माँ के खाने पीने के और दवाई के पैसे नहीं होंगे। जितना खर्चा ये तुम्हारे माँ पर एक हफ्ते में करेंगे उतना शायद तुम्हें कोई 100 रातों में भी नहीं देगा। एक रोज मैंने उसे मनोर बंगलो पर बुलाया। ऐसा क्या हुआ कि सना को जान से मार दिया? सना ने रजत सर की और उसकी एक एमएमएस क्लिप बनाई थी। सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा? है ना बिल्कुल सरप्राइजिंग। अब मेरे साथ साथ तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। हाँ, इस फिल्म से मेरी बदनामी जरूर होगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। अगर कल सुबह तक तुमने पुलिस को जाके सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। फिर रजत सर ने मुझे एक ऑफर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुर्सी या सना। मैंने कुर्सी चुन ली। रजत सर का बॉडीगार्ड सुशांत सुचित्रा के घर गया। वहां से उसने सुचित्रा की और सना की फोन पर बात करा दी। सुशांत ने सना को धमकी दी और मनोर बंगलो आने के लिए कहा। ठक्कर और आकाश को क्यों मारा? ठक्कर को मारा क्योंकि मैंने उस दिन तुझे सना के साथ देखा था। मैं चाहूँ तो ये सब पुलिस को बता सकता, पर अगर तू चाहे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा।
लेकिन आकाश से तो मेरा कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी मौत तक खुद चल के आया था। उसने रजत सर को फोन करके बताया कि सना के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस सब के बारे में उसे पता है। लेकिन जब सना गायब हो गई तो आकाश के मुंह में पानी आ गया। उसने अपना मुंह बंद रखने के लिए रजत सर के पास 10 करोड़ रुपए की डिमांड की। तो मैंने आकाश को फोन करके मनोहर के बंगलों पर बुलाया। उसे कहा कि आ जाओ, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। मैंने अपनी 18 साल की नौकरी में ऐसा घिनौना केस आज तक नहीं देखा। क्या बुलाऊं तुझे, हैवान या दरिंदा? दोनों शब्द छोटे महसूस होते हैं। माँ, ये वाली दवाई रोज सुबह और शाम, खाने से पहले और खाने के बाद, और ये वाली रोज दोपहर एक बार। एक दवा तो छूट गई। कौन सी माँ? सब तो है। एक दवा जो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, तेरी मुस्कुराहट। जब रिश्तों के बीच लालच और हवस पनपने लगे तब आत्मा की मौत पहले और शरीर की मौत बाद में होती है। इस केस में भी सना की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन संजय ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर वही सब कुछ उसे अपने बॉस के साथ करने के लिए भी मजबूर किया। पुलिस ने रजत धवन को आईपीसी की धारा 376D और संजय प्रधान को धारा 376 के तहत रेप के लिए और दोनों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए गिरफ्तार किया है। और साथ ही पुलिस ने रजत धवन के बॉडीगार्ड सुशांत पर भी आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के चार्जेस लगाए हैं। अरे चोरी करके भाग रही थी। लेकिन चुराया क्या था इसने? पर मेरी कोई गलती नहीं थी। वो लड़की रोड के बीचों बीच भाग रही थी। उसके पीछे कुछ लोग भी थे। मैंने हॉर्न बजाया, बहुत जोर से हॉर्न बजाया, बट लड़की अचानक आ गई। लोग बोल रहे थे कि चोरी करके भागी, बट उसके हाथ में सिर्फ कुरमुरा था। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। उस लड़की की उम्र कुछ 15-16 साल की है और पिछले 4-5 दिनों से भूखी होगी और ट्रीटमेंट के दरमियान उसके शरीर पर हमें कुछ निशान मिलाए हैं। निशान? जी हाँ। कैसे निशान? जैसे किसी ने उसे मारा पीटा हो। सर, लड़की को होश आ गया है। बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा एड्रेस, फोन नंबर याद है तुम्हें? ताकि हम तुम्हारे माँ बाप को कांटेक्ट कर सके। लगता है गहरे सदमे में है। लगता है ये सुन नहीं सकते।
आई थिंक सो। एक 15-16 साल की लड़की सड़क दुर्घटना की वजह से हॉस्पिटल पहुंचाई गई। वहां जांच से पता चला कि ना केवल वो 4 दिनों से भूखी थी, बल्कि उसे मारा पीटा भी गया था। डॉक्टर ने जिम्मेदारी से इस घटना की सूचना पुलिस को दी और फिर उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश में एक सच सामने आया। वो लड़की ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। एक ऐसी लड़की जो ये कह पाने में असमर्थ थी कि वो कौन थी, उसके साथ क्या हुआ था। पुलिस उसकी मदद कैसे कर पाएगी? एक 15-16 साल की लड़की जो 4 दिन से भूखी है, जिसके साथ मारपीट भी की गई है। ऐसा लगता है जैसे उसके माँ बाप ने या किसी रिश्तेदार ने उस पर अत्याचार किए हैं, या यह भी हो सकता है कि वो शादीशुदा हो और उसके पति ने या उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत प्रताड़ित किया है। सर, ये रही लड़की की मेडिकल रिपोर्ट। सर, उसके साथ मारपीट होती रही है और सर उसका सिर्फ फिजिकल अब्यूज ही नहीं, सेक्सुअल अब्यूज भी हुआ है। लगता है उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ है। तुम ऐसा करो, किसी मूक बधिर स्कूल जाओ और वहां से साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुला कर लाओ, क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? तुम कहां से हो? तुम कहां से हो? शहर से, गांव से? सर, शायद इसे साइन लैंग्वेज नहीं आती है। तो अब इससे बात कैसे करेंगे? सर, जो अनपढ़, मुख और बहरे लोग होते हैं वो भी अपने परिवार वालों से कम्युनिकेट तो करते ही हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ। तुम्हारा नाम, 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 नाम। आँख, आँख, नैना, नैना, नैना। काजल, 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 काजल। सर, इसका नाम काजल है। सर, ये लिप मूवमेंट रीड कर सकती है। ये हमें मीरा रोड में मिली थी। इससे पूछे ना कि ये मीरा रोड की है या कहीं बाहर से आई है। हो सकता है ये अपने किसी फैमिली वाले के साथ आई हो, वहां उनसे बिछड़ गई हो और किसी ने इसके गूंगे होने का फायदा उठा लिया। तुम्हारा घर, घर कहाँ है? घर कहाँ है? तुम कहाँ रहती हो? सर, जरा मुझे नोटपैड दीजिए। तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, तुम्हारा घर बाहर, स्टेशन, पुलिस स्टेशन के बाहर, बाहर, दूर है। कितना दूर? सर, इतना बता पा सकती हूँ कि इसका घर बहुत दूर है। इससे पूछे कि ये मीरा रोड में ही रहती है या कहीं बाहर से आई है। काजल, तुम यहाँ किसके साथ आई? पापा, मम्मी? पापा, पापा, मम्मी। पापा, पापा, मम्मी। पापा, पापा, मम्मी, पापा। इसके हाथ पर चोट के निशान हैं। अब वही दिखाकर इसे पूछे ना, शायद कुछ बताने की कोशिश करे। ये निशान किसने किया? हाँ, अभी कोई परेशानी करेगा। सीमा, इसको बाहर लेके जाओ। काजल, आओ बाहर चलो। सर, अब मैं भी चलती हूँ। कल फिर आती हूँ पूरी तैयारी के साथ। कुछ अलग अलग पिक्चर्स लेके आती हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट की एक हेड है, उनसे भी मिलती हूँ। वो मेरी काफी मदद कर सकती हैं। ये लड़की हमें मीरा रोड स्टेशन के आसपास मिली थी, जहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ था। तुम ऐसा करो, वहीं के आसपास के एरिया में इसकी फोटो सर्कुलेट करो। हो सकता है इसकी फोटो को देखकर कोई पहचान जाए। और सभी पुलिस स्टेशंस में इसकी फोटोज को भिजवा दो। हो सकता है शायद किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हो।
काजल क्या वो आदमी था? वो आदमी था? तो सर वो उधर देखते। ऐसा मूछों वाला कोई आदमी ऐसा था? ऐसा ही आदमी था? राणे सर, अपने एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके रिकॉर्ड्स निकालो और उनकी फोटोज इस लड़की को दिखाओ। ये देखो। सर, इस लड़की का क्या करना? कहाँ रहेगी? सीमा, तुम इसको लेके अपने स्टाफ क्वार्टर ले जाओ। तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम इसकी बातों को आसानी से समझ पाओगी, इसके विश्वास को जीत पाओगी। इसके लिए कपड़े खरीद लेना और इससे बात करने की कोशिश करती रहना। यस काजल, हाँ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? जानती हूँ तो कुछ भी बता नहीं सकती, किसी को तेरी जुबान बनना पड़ेगा। सर, कल रात काजल बहुत परेशान थी। जरा से आंख लगती और एकदम से डर के उठकर बैठ जाती, जैसे कोई भयानक सपना देखकर बैठ जाता है। अंधेरे से बहुत डरती है सर, पता नहीं क्या क्या सहा है इसने। गीता जी, जरा इससे पूछे ना कि क्या ये शादीशुदा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका पति इसको टॉर्चर करता था? जी सर। काजल, काजल, तुम्हारी शादी हो गई? तुम्हारी शादी? सर, शायद इसकी शादी नहीं हुई है। इससे पूछे ना कि ये किस गांव से, किस शहर से, कहां से आई है? काजल, इधर देखो, इधर। सर, शायद इसे कुछ याद नहीं है। शायद ये बड़े शहर की नहीं है सर। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि शायद ये किसी छोटे से गांव से या बहुत ही गरीब घर से, या हमें मीरा रोड स्टेशन के बाहर मिली थी। आप इससे पूछिए ना कि ये वहां तक कैसे पहुंची, किसी ऑटो से पहुंची, किसी बस से पहुंची या ट्रेन से पहुंची। काजल, सर, ये मीरा रोड ट्रेन से आई है। सर, मीरा रोड मेल या एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है। हो सकता है कहीं से लोकल ट्रेन से मीरा रोड आई हो। हम इसे मीरा रोड स्टेशन के बाहर जहां इसका एक्सीडेंट हुआ था वहां लेकर चलेंगे। हो सकता है इसे कुछ याद आ जाए और हमें कुछ समझाने की कोशिश करे, कुछ बताई दे। अच्छा सर, अब मैं भी इजाजत चाहती हूँ, मुझे स्कूल वापस जाना है। मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कीजिएगा। जी, थैंक यू। सर, इससे बात करते टाइम आप विजुअल साइन, पिक्चर्स, इन सब का इस्तेमाल करिए और हो सके तो अपने साथ स्केच पेन, नोटपैड ही रखिए, क्योंकि सर जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनकी विजुअल मेमोरीज बहुत स्ट्रांग होती है। ये लोग एक बार जो चीज़ देख लेते हैं भूलते नहीं है। ओके सर। सर,
इस लड़की का एक्सीडेंट यहीं पर हुआ था। पास में स्टेशन है, लोगों ने बताया कि वहां से भाग कर आई थी, वहीं आसपास कुरकुरे लेकर भागी थी। क्या हुआ? वो आदमी, वो गाड़ी। जल्दी चलो, उस गाड़ी का पीछा करो। क्यों रहा था? क्या हो साहब? पुलिस वाले हम लोग, हमें देख के भागा ना तू। नहीं साहब, हम भागने, मुझे क्या पता कि आप हमारा पीछा कर रहे हैं। यही आदमी था ना, मूंछों वाला? यही आदमी? मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या हुआ तुम्हें? इस तस्वीर को देख देख के क्यों चिल्ला रही हो तुम? क्या हुआ? सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोलना चाहती है। इतना तो समझ में आ रहा है कि ऐसी किसी तस्वीर को जानती है जिसका इस तस्वीर के साथ कनेक्शन है। सर, मीरा रोड स्टेशन पास में है, हम इसे वहां लेके चलते हैं। चलो चलो चल। काजल यहाँ कब आई थी? यहाँ स्टेशन पे कब आई? सीमा, इससे पूछो कि ये दिन में आई थी कि रात में आई थी? हाँ सर। काजल, दिन में आई थी? दिन में या रात में? रात। हाँ, रात में आई थी। सर ये कह रही है कि रात में आई थी। इससे पूछो कि ये कितने बजे आई थी? काजल, कितने बजे? एक मिनट। काजल, देखो देखो देखो, कितने बजे आई थी? टाइम? नो, नहीं, नहीं। 12:30 बजे आई सर। 12:30 बजे बोल रही। कौन सा प्लेटफॉर्म? कौन सा? एक नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी। कहाँ पे आई थी तुम? 4 नंबर। राणे? यस सर। 12 से 1 के बीच में जितनी भी ट्रेन आई थी और गई थी उसका सीसीटीवी फुटेज देखो। इससे पता चल जाएगा कि अकेली आई थी या किसी के साथ आई थी। सर, मैंने उस रात का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। लड़की विरार से चर्चगेट जाने वाली लास्ट लोकल से आई थी, अकेली थी, बहुत देर तक प्लेटफॉर्म पर बैठी रही, फिर बाहर चली गई। विरार से चर्चगेट जाने वाली लास्ट लोकल मीरा रोड कितने बजे पहुंचती है? 12:31 पर। हम लड़की को लोकल ट्रेन से मीरा रोड से विरार लेकर चलते हैं। हो सकता है कि वो हमें बता पाए कि किस स्टेशन से वो लोकल ट्रेन में चढ़ी थी। सर, अगला स्टेशन भाईंदर, पुढील स्टेशन भाईंदर। नेक्स्ट स्टेशन नायगाव, अगला स्टेशन नायगाव, पुढील स्टेशन नायगाव। अगला स्टेशन वसई रोड, नेक्स्ट स्टेशन वसई रोड, पुढील स्टेशन वसई रोड।
देखो राणे, ऐसे केसेस में हमें बहुत तेज धैर्य से काम लेना पड़ता है। एक लड़की ना बोल सकती है ना सुन सकती है, फिर भी हमें इशारों से बताने की कोशिश कर रही है। वो खुद भी कितना परेशान हो रही है देखो। काजल पुलिस के साथ वसई आ पहुंची। ये उम्मीद जागी थी कि शायद काजल पुलिस को उस जगह ले जा सके जहां से वो भागी थी, पर काजल ठीक से बता नहीं पा रही थी। उसकी बातों को, उसके इशारों को समझ पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो जो कोई भी अंदर है वो अलर्ट हो जाए और यहाँ से भाग जाए। सीमा, तुम काजल के साथ रहना। यस, मुंबई पुलिस। सीमा, काजल को लाओ। क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? नहीं, क्यों? कौन है जी? पुलिस सर, मैं नरेश बलेरा और ये मेरी पत्नी। लेकिन हुआ क्या है? किससे मिलना है आपको? और ये बच्ची कौन है? ये हमें मीरा रोड में मिली थी। बोल नहीं सकती, लेकिन इसने आपके घर की पहचान की है। और घर में आपके साथ और कौन कौन रहता है? हम दोनों के अलावा कोई नहीं रहता यहाँ पर। मेरा बेटा लंदन में है और हम दोनों यहाँ पर रहते। और इस बच्ची को हमने कभी यहाँ देखा नहीं है। क्या मैं घर देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। सॉरी सर, लगता है गलतफहमी हो गई है। मुझे तो लगता है ये लड़की पागल भी है, और आप लोग पागल लड़की की बात पे यकीन करके किसी भी शरीफ घर में घुसकर पूछताछ करते हो। सॉरी, आपको तकलीफ दी। सर, घर में बुड्ढा बुड्ढी के अलावा कोई नजर नहीं आया। कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं? हो सकता है लड़की गलत जगह पे ले आई। लड़की हमें बिल्कुल सही जगह पर लेकर आई है। तुम्हें याद है गाड़ी पर वो नमस्ते वाली तस्वीर? उसे देखकर काजल ने क्या रिएक्शन दिया था? ठीक वही तस्वीर मैंने इस घर में देखी है। इसलिए काजल बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन सर, इसने यहाँ किसी को पहचाना नहीं। लेकिन इस फार्म हाउस को तो पहचाना। ये बुड्ढा बुड्ढी हमसे कुछ छिपा रहे हैं। बिना सबूत के हम इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। वो अपना खबरी है ना बीजू, उसको इनके पीछे लगा दो। वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। अब हमें ये पता करना है कि ये यहाँ किसके साथ आई, इसे यहाँ कौन लेकर आया। और सीमा, तुम इससे बात करने की कोशिश करो। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बेजुबान लड़की अपनी कहानी सुनाने में और मुजरिमों को पकड़वाने में हमारी मदद जरूर करेगी। कई अनसुलझे सवाल थे जिनके जवाब ना मिलने से काजल के मुजरिम पकड़े नहीं जा सकते थे। काजल पुलिस को उस फार्म हाउस तक ले गई जहां से वो भागी थी। हालांकि काजल बोल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने उससे संवाद का तरीका सीख लिया था। क्या काजल की इस कहानी में कोई और बहुत बड़ा रहस्य सामने आने वाला था? पुलिस की ये तहकीकात जुर्म के किस घिनौने रूप को सामने लाने वाली थी? काजल, ये फार्म हाउस जहां से हम आए, यहाँ तुम कैसे पहुंची? तुम यहाँ देखो 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 कैसे? कहां से आई तुम? तुम्हें कौन लाया था यहाँ पर? कौन लेके आया? क्या करती थी तुम वहां पर? सर एक मिनट, इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगी, मैं कोशिश करती हूँ। ये फार्म हाउस पे तुम क्या
काम करती थी? क्या काम? झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े। ये फार्म हाउस पे तुम क्या काम करती थी? ये क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो? ये कह रही है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। किसने किया ये सब? किसने किया? मूंछ वाला। तुम यहाँ रहती थी? किस लिए गई यहाँ पे? तुम्हारे साथ वहां जबरदस्ती हुई? जबरदस्ती तुम्हारे साथ? हाँ। इसका मतलब फार्म हाउस पे प्रोस्टिट्यूशन चलता है। इसके अलावा वहां पर और भी कई लड़कियां लाई जाती होंगी। सीमा, इससे पूछो कि इन लड़कियों को कहां से लाया जाता था और कहां ले जाया जाता था और कौन आता था वहां? काजल, यहाँ पे देखो कैसे पहुंची। कौन रहता था तुम्हारे साथ? कौन लाया तुम्हें यहाँ? कौन कौन रहता था यहाँ पे फार्म हाउस पे? काजल, कौन कौन टॉर्चर करता था? एक आदमी मूंछों वाला, एक हाँ, बस। काजल, और कौन? और बिंदी माथे पे ऐसे लिपस्टिक करती थी, निशान था माथे पे। बिंदी वाली मोटी औरत, माथे पे निशान, पैसे लेती थी। लेकिन वो यहाँ पे फार्म हाउस पे तो वो मोटी यहाँ पे नहीं, दूर दूर रहती थी। मैं समझ गया कि ये क्या कहना चाह रही है। सीमा, तुम काजल का ध्यान रखो। रानी सर, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, बस बस बस। मुझे तो लगा था वो कुछ नहीं बता पाएगी, लेकिन उसने तो जिंदगी भर की कहानी सामने रख दी। माथे पर बिंदी यानी कि एक औरत पैसे लेकर ब्लाउज में रखती है, यानी कि देह का व्यापार करने वाली के पास थी। राणे सर, तुम अपने सारे खबरों को एक्टिवेट कर दो और पता करो कि ये माथे पर चोट के निशान वाली मोटी औरत है कौन, और विजू को इन्फॉर्म कर दो कि वो फार्म हाउस पे नजर रखे, उन बुड्ढा बुड्ढी पे नजर रखे, क्योंकि वो मोटी औरत वहां जरूर आएगी। सर, ये औरत हमसे बचनी नहीं चाहिए। मुंबई जैसे शहर में जिस्म फरोशी का कारोबार करने वालों के बीच से एक ऐसी औरत को ढूंढना था जिसकी पहचान काजल ने बताई थी। तहकीकात के दौरान सिरे से सिरे जुड़ते जा रहे थे और पुलिस ने इस केस की तह तक पहुंचने के लिए अपने पूरे नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन अभी जिस्म फरोशी का अजीबोगरीब रूप पुलिस के सामने आना बाकी था। हाँ बोल भी तू। साहब, ये बुड्ढा बुड्ढी एक नंबर के हरामी हैं। अभी अभी इन्होंने एक ऑटो लिया और एक लंबा चक्कर मार के यहीं वापस आ गए और सारी बातचीत ऑटो में ही कर ली साहब। ठीक है, तू उस ऑटो वाले का पीछा कर और मुझे लोकेशन भेजता रहे। जी साहब।
हाँ बोल। सर ये ऑटो वाला एक दूसरे घर में अंदर गया है, आप यहाँ रेड मारेंगे तो जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। चलो इस तरफ आओ दोनों। चलो अंदर देखो, अंदर तलाशी लो। चलो चलो बाहर। चलो 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 खड़ी हो जाओ। वहां पे खड़े हो जाओ। काय झालं साहब, क्या तलाशी कर रहे हो आप लोग? तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? ये औरत तुम लोग से क्या करवाती है? बोलो क्या नाम है? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? तुम अंदर जाके तलाशी लो। सर। अरे साहब क्यों परेशान कर रहे हो? देखो ना बच्चियां डर रही है, अंदर भी कुछ लड़कियां हैं। सर लगता है ये सब गूंगी बहरी है। अंदर भी बहुत सारी लड़कियां हैं और सब गूंगी बहरी है और कुछ तो अंधी भी है। वही तो बता रही थी ना मैं आपको कि मैं यहाँ पर गूंगी बहरी लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती हूँ, संस्था चलाती हूँ जी। बताना। जगह देखकर ही पता चल रहा है कि किस तरह की संस्था चलाती है तू। गिरफ्तार कर लो इन सबको। अरे मैडम बात यहाँ पे मैं सिलाई कढ़ाई सिखाना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आप क्यों? चलो अरे मैडम आप विश्वास कीजिए साहब, अरे मैं तो समाज सेवा करती हूँ, चाहे तो आप आस पड़ोस में पूछ। चलो आ जाओ। बेहद चौंकाने वाली बात यह थी कि डॉली के पास ज्यादातर लड़कियां ऐसी थीं जो मूक बधिर थी। डॉली ऐसी ही असहाय और मजबूर लड़कियों को इस पेशे में डालती थी जो उसके खिलाफ कभी आवाज ना उठा सके। लेकिन ना बोल पाने के बावजूद भी काजल ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और अब पुलिस को उन सभी लड़कियों को इस घिनौने कारोबार से बाहर लाना था। काजल बता नहीं सकती थी कि वो कहां से लाई गई थी। ऐसे में पकड़ी गई लड़कियों में से एक लड़की ऐसी मिली जो काजल को जानती थी और बोल सकती थी। सर ये नाजिया है, डॉली के वहाँ से हमने जिन लड़कियों को बचाया था ये उन्हीं में से एक है। सर ये बोल सुन सकती है और डॉली कस्टमर से इसी से बात करवाती है। बैठो। काजल के बारे में तुम क्या जानती हो? साहब ये सच है, डॉली बेजुबान लड़कियों को धंधे पे बैठाती है। बड़े बड़े लोग उसके कस्टमर हैं, गूंगी बहरी ऐसी लड़कियां ना साहब सस्ते में मिल जाती है, इसलिए ज्यादातर डॉली के पास ऐसी ही लड़की मिलती है। कौन लेकर आया था उसे? कादर। अब ये कादर कौन है? ये मेरे को नहीं पता साहब, लेकिन डॉली के लिए लड़कियां वही लेकर आता था। काजल को भी वही लेकर आया था। काजल कब से आई यहाँ? 6 महीने पहले आई थी साहब। हार माना तो जैसे काजल ने सीखा ही नहीं था। खा ले, भूखी रहेगी ना तो किसी को तरस नहीं आने वाला है। दिन बीतते गए, मजबूरी में काजल ने इस धंधे को अपना तो लिया, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लगता कि उसे इंतजार है एक मौके का। सुशील इन सबको ठीक से टेम्पो में बिठा देना। क्या मटक मटक की चल रही है, फटाफट चलो जाके बैठो अंदर। और इस नई छोकरी को तो मैं बाद में बताऊंगी। इतना समझाने के बाद भी आज की रात भिखारी जैसे कपड़े पहनकर जा रही है। चलो चलो जल्दी उतरो, चलो आओ जल्दी आओ। चलो 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 जल्दी चलो। नमस्कार साहब। बलेरा फार्म हाउस में बड़े बड़े लोग आते हैं, रईस लोग। वहीं बेचती थी डॉली लड़कियों को। काजल भी वहीं से भागी थी।
मगर काजल के भागने के बाद डॉली ने सुशील को उसको ढूंढने के लिए लगा दिया साहब। मगर उससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, काजल की किस्मत उसे आप लोगों तक पहुंचा दिया साहब, और वो उस नर्क से बाहर आ पाई और हमें भी निकाल लिया साहब। तुम जानती हो काजल कहाँ की रहने वाली है? नहीं, बेचारी भेसबंद बताती भी तो कैसे। कादर का नंबर दे। साहब वो मेरे पास लड़कियां लेके आता है, पर कहाँ से लाता है वो मुझे नहीं पता। तू कादर का नंबर दे, वो बताएगा खुद कि कहाँ से लाता है। वो अलग अलग नंबर से फोन करता है जब भी उसके पास माल आ जाता है। अब पता नहीं माल कब आएगा। सीमा, इसका फोन कब्जे में लो। नहीं, कादर आज नहीं तो कल फोन जरूर करेगा। पुलिस अब ये बात जान चुकी थी कि 6 महीने पहले काजल को बेचने वाला इंसान कादर था, लेकिन कादर का कोई अता पता नहीं था, और काजल कहां की रहने वाली थी इसके बारे में भी अभी तक कुछ पता नहीं चला था। डॉली का फोन पुलिस के पास ही था, उन्हें इंतजार था तो बस कादर के फोन का। 2 दिन बीत चुके थे। हेलो डॉली। नहीं, मैं नाजिया बोल रही है। अच्छा नाजिया, डॉली किधर है? दीदी तो अस्पताल में है, सीढ़ियों से गिर गई थी, पांव का हड्डी टूट गया उसका। लेकिन तुम कौन? कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल, बी वार्ड, बेड नंबर 3। लेकिन तुम कौन हो? कादर। डॉली उठ, अरे उठना। कौन बेचता है तो पता नहीं साहब, फोन आता है तो हम लोग डिलीवरी लेने जाते हैं। काजल को कहां से उठाया था? आसनसोल। रानी सर, काजल को आसनसोल लेकर चलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने घर तक लेके जाएगी, अपने माँ बाप तक लेके जाएगी, और इस कुत्ते को भी साथ ले लेते हैं। ये हमें बताएगा कि काजल को इसने किससे खरीदा था। क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ साहब। ये है वो आदमी जिसने तुम्हारी बेटी को मुंबई में बेचा था। साहब, ये वही आदमी है जिसने इस लड़की को बेचा था। अपनी बेटी को बेच दिया तूने? क्या करता साहब, गुंगी बहरी है जन्म से, कौन करता इससे शादी? तुम्हारे जैसे लोगों को ऊपर वाला औलाद दे क्यों देता है? मुझे क्या पता था कि ये आदमी उसको धंधे पे बिठा देगा। काजल को मैं तुम्हारे जैसे इंसान के पास छोड़ने वाला नहीं हूं। सीमा, काजल को अपने साथ ले लो और इसे भी अरेस्ट करो। काजल बोल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को डॉली के चंगुल से रिहा कर लिया। इस कहानी ने शोषण के कई चेहरे दिखाए, और इसकी शुरुआत हुई काजल के अपने ही घर से। उसके पिता ने उसे बेच दिया क्योंकि उनके लिए लड़की, और वो भी गूंगी और बहरी, एक बोझ थी जिससे उन्होंने छुटकारा पा लिया, और उसे खरीद कर उनकी मजबूरी का फायदा उठाया कादर और डॉली ने। डॉली ने शोषण के लिए ज्यादातर काजल जैसी मूक बधिर लड़कियों को ही ढूंढा था, क्योंकि वो उसे सस्ते दामों पर मिल जाती थी। पुलिस ने सही फैसला लिया। एक समाज सेवी संस्था की मदद से डॉली के चंगुल से छुड़ाई गई लड़कियों को जीने का एक और मौका दिया। आखिरकार उनकी जिंदगी में एक नई सुबह आई। अगर ऐसे लोग जो हम में से ही हैं अपनी गंदी सोच पर काबू पा लें, तो शायद काजल जैसी लड़कियों का शोषण अपने आप ही बंद हो जाएगा।
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।